बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिफरा इकबाल। वैसे तो दिसंबर के महीने शुरू होने से ही हमारा दिल डूबने लगा और दोबारा से वो तकलीफ हमारे सामने आ गई जो हमने 16 दिसंबर 2014 को एक्सपीरियंस की थी। उस दिन की हैबत से, उसकी तकलीफ से निकलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अहम बात यह है कि इस तकलीफ को, इस रंज को हम अपनी ताकत किस तरह बनाएं। पहले हम में एक गम और गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो भी एक मस्बत तब्दीली लेके आया इस कौम और इस मुल्क के लिए। कौम एक पेज पर आ गई। हमने देखा कि हमारी अस्करी क़यादत, हमारी जमहूरी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत सब एक पेज पे आ गए और वो जो गुड एंड बैड तालिबान की एक बहस थी, ना ख़त्म होने वाली बहस, वो यकदम ख़त्म हो गई। हमें एहसास हो गया कि ये इंतहा पसंदी और जिसको कहते हैं अस्करियत का ये जो जहर है वो किस हद तक हमारे माशरे में फैल चुका है और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। आज जब 1 बरस पूरा होता है तो एक तरह फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके जरिए हम सब एक पेज पे इकट्ठा हुए थे वो किस तरह आगे बढ़ रहा है। उसमें 20 नकात थे। हम अक्सर जब बात करते हैं तो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की या फिर कराची ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो बाकी नकात थे, जिसमें हेट स्पीच को खत्म करना था, जिसमें से पाकिस्तानी माशरे में से रेडिकलाइजेशन को, इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना था, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। आज एक दफा फिर इस मैसेज पे हम इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तराना जो आपके सबके लबों पर है, सबकी जबान पर है कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हम जान चुके हैं कि तालीम ही वो जेवर है जिसके जरिए हम रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी, अस्करियत, इन सब जहर से लड़ सकते हैं। तो आइए एक दफा फिर तहैया करते हैं और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में एक तरह से रिव्यू करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की बात है, क्या अमली तौर पे भी हम कुछ कर पा रहे हैं, फौरी तौर पे हमने क्या इसके हवाले से मेजर्स लिए और आज 1 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये दिन यानी 16 दिसंबर 2015 हमारे लिए यौम तजदीद वफा होना चाहिए। इसके हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने खिराज तहसीन पेश किया शोहदाए APS को। एक इसी तरह का एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है जो कि एक यंग एफर्ट है और मेरी आवाज़ सुनो के नाम से इनका पेज है, जिसपे ये पोइट्री, ये पर्टिकुलर पैकेज इन्होंने एयर किया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट वी थॉट कि ये हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जहां पर स्कूल पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, वक्त वक्त से फायरिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर के आपको मनाजिर ये बराह रास्त दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्कूल पर हमला किया गया है और दहशतगर्दों की जानिब से यहाँ पर हमला किया गया, जिसके बाद फोर्सेज ने इस वक्त इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। At least 100 people killed, mostly children. At least 2 teachers among the deceased. We understand that large numbers of people have successfully been evacuated, although many are still believed to be held inside. अजीब सा ही मंजर था, जैसे हम अंदर हुए तो लाशें ही लाशें। हॉल में जो बच गए थे जिंदा, जिनको गोलियां लगी हुई थी, वो बच्चे हम तक पहुंचे हैं किसी तरीके से। वो बच्चे हम तक आए हैं, किसी के मुंह पे गोली लगी हुई थी, जबड़े खुले हुए थे। मैंने एक बच्ची के ड्रेसिंग में कर रहा था तो मेरे बिल्कुल हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिंदगी में जितने ब्लास्ट हुए मेरे हाथ से भी कांपते नहीं है। Pakistan Taliban claiming responsibility. क्या वो हैवानियत की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, मासूम बच्चों का चेहरा देखने के बाद भी जानवरों का दिल नहीं करती जाती। ना वो इंसान है, ना मुसलमान है, ना ही वो किसी तरह से पाकिस्तानी कहलाए जा सकते हैं। इस सानहा दरिंदगी और सफाकी का एक ऐसा वहशियाना अमल है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 15 मिनट बहुत कम मुझे रिंग बैग आगे के पापा शहीद मिल गए। मैं कुछ हो गया, शायद जख्मी हो गए, हम लेकिन मैं क्या लेके आ रहा हूँ। मैं मानता हूं कि मेरे गुलशन की नन्ही कलियों को जालिमों ने मसल दिया है, कुचल दिया है। मैं जानता हूं कि खून होली से किसने गलियों में सुर्ख रंगत को मल दिया है। मुझे पता है कि जो हुआ है बुरा हुआ है, मगर कसम है माओं की चश्मे तर के हर एक आंसू की आबरू की। कसम है बापों के हौसलों की और उनकी खू की। कसम है खून में नहाए बच्चों की सिसकियों पर जमे लहू की। कसम शहीदों के अहले खाना के अज़्म हिम्मत की, आरज़ू की।
नए बरस का ये आफताबे नवीद नुसरत कमाल होगा। नए बरस के लिए ये जो रेजोल्यूशन है हमारी, इसको, इस अज़्म को हमने हमेशा याद रखना है और इसका बाकमाल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तारीख को कभी ना भूलें, इसको याद रखें और अपने अज़्म को, अपने हौसले को कभी मांद ना पड़ने दें। आज के इस प्रोग्राम में जहां हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं APS पेशावर के शोहदा को, और साथ ही साथ एक दफ़ा फिर अपनी जमहूरी क़यादत को ये याद दिला रहे हैं जो वादा उन्होंने कौम से किया था कि अगर हमने इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना है तो यकीनन हमें तालीम आगही की तरफ काम करना पड़ेगा। उस पर इनका कितना फोकस है, कितने साथ ये साथ जुड़कर इसके लिए कदम उठा रहे हैं, ये हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक विद दिस। बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज का बहुत ही अहम एपिसोड ऑन द ईव ऑफ 16 दिसंबर, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी, अगर इस खित्ते की हवाले से बात की जाए, सबसे बड़ी दहशतगर्दी की, बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल है जो मेरे ख्याल में रहती दुनिया तक अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा ऐसा कोई वाक़या, कोई ऐसी मिसाल देखनी पड़े। लेकिन अहम बात यह है कि हमने इससे सीखा क्या है, हम आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। हमने ये देखा कि एक सियासी हिजान की कैफियत थी पिछले साल इस वक्त, और इस वाक़ये के फौरन बाद हमने ये देखा कि तमाम जमहूरी क़यादत, अस्करी क़यादत एक पेज पे आती है। इस हवाले से भी ये तारीख बहुत अहम है, लेकिन हम इससे सीख कर आगे इस साल में क्या कुछ अचीव कर पाए हैं, ये बहुत अहम है, इसको रिव्यू करेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब इज़ अ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PMLN और फेडरल मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पे मौजूद होने का। आप ही के साथ हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। थैंक यू शौकत साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड फ्रॉम द कराची स्टूडियोज ऑफ कोर्स वी हैव खुर्रम शेरजमान रिप्रेजेंटिंग PTI। थैंक यू खुर्रम फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर ज़ुबैर साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, हम इस बात पे बड़े खुश हुए थे कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद ऐसा नहीं लगता कि सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर तमाम सियासी जमातें एक पेज पे थीं, लेकिन आज एक साल गुजर जाने के बाद एक दफा फिर हम सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मुंतशिर नजर आते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है वो जो आप उसके साथ सिद्रा कंपैरिजन कर रही हैं पिछले एक साल पहले, वो एक वाकया हुआ था, पूरी नेशन जाहिर एक साथ आ गई थी, जैसे आपने कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई थी, बिकॉज वो ट्रेजेडी नेशनल ट्रेजेडी थी और नेशनल ट्रेजेडी थी और सबकी एक कमिटमेंट आई थी, फौज की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, सबने ये कमिटमेंट की थी, तय किया था कि नो मोर, और हम इस चीज को, बर्बरियत को जो साल से चली आ रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 ईयर ऑन मेरा ख्याल है, मैं तो उसको देखता हूँ बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बट आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन के क्या पॉलिटिकल पार्टीज अब भी उसी तरह से एक साथ हैं, मुंतशिर आपने शायद लफ्ज यूज किया था, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही होती हैं सारी दुनिया में जहां डेमोक्रेसी होती है, अपना अपना मैंडेट होता है, अपना अपना पॉलिसीज होती हैं, उसमें जाहिर है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराई भी करते हैं, पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा भी होता है, जलसे जुलूस भी होते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे घबराना तो नहीं चाहिए, हम भी नहीं घबरा रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी मेरा ख्याल है। और इस दौरान आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शंस भी हुए, KPK में हुए, पंजाब में, सिंध में, तो जाहिर सी बात है बल्दियाती इंतखाबात में वही इल्जाम तराशियों का दौर तो दोबारा चला, वही बातें जिसके हवाले से धरना दिया गया था, वो इल्जाम आए। बहरहाल बात हम अगर वो 20 नकाती एजेंडा की करें, क्योंकि साल तो उसको भी कंप्लीट हो रहा है, हम बार बार पॉलिटिकल डिविडेंड देते हैं मौजूदा हुकूमत को भी कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब बहुत खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे बड़े माइलस्टोन्स भी हैं, लेकिन जो दूसरे नकात थे जिसमें हम कहते हैं रेडिकलाइजेशन को खत्म करेंगे, हेट स्पीच को खत्म करेंगे, उस हवाले से आप समझते हैं कि उतनी हमने माइलस्टोन्स और उतने ही टारगेट्स और अहदाफ को अचीव किया है? मेरा ख्याल है उसके दो हिस्से हैं, एक तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या अचीव किया, नहीं अचीव किया, लेकिन सिद्रा ये आपको हर चीज कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ती है। ये वो मुल्क है जहां एक भी जुमे के खिताब पर, हेट स्पीच पर कभी भी किसी पर कोई कानून नहीं नाफिज किया गया था आज तक 67 साल में, और एकदम से आप एनफोर्स करने जा रहे हैं। इस वक्त 5000 केसेस हेट स्पीच के सिर्फ पंजाब में, इसी तरह से KPK में, सिंध में, और इसी तरह से तकरीबन 1800 लोग हेट स्पीच पर अंदर बंद हैं। तो मेरा ख्याल है हमें जो दोनों, बट अगर आप कहेंगे कि क्या हमने था, 250 से ज्यादा हैंगिंग हो चुकी है, वो भी उसका हिस्सा था,
वो कब आपने पिछले 20 साल में आपने बिल्कुल रोका हुआ था? आप ये डरते थे कि जी क्या इनको सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी चीजें, रेडिकलाइजेशन, एक रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस पाकिस्तान में सन 80 की दहाई में शुरू हुआ था। इट्स अ माइंडसेट, उस माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज करना मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कमिटमेंट हुकूमत की तरफ से, सिंबलिज्म है। आपको मैरियट होटल कराची में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच मैं याद दिलाऊंगा पिछले 1 महीने दिवाली के मौके पर की थी, तो एक सिंबलिज्म था कि पाकिस्तान को बिल्कुल हटा के जी हम यहां एथनिक बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, सेक्टेरियन बेसिस पर नहीं पॉलिटिक्स करेंगे। मुसलमान को फौकियत नहीं है मिनॉरिटीज पर, यहाँ हम शिया सुन्नी में तफरीक नहीं कर रहे हैं। ये मेरे सामने क्रेडिट पे जाती है हुकूमत के बाद, और बहुत सारे अहम अहदाफ आपने यकीनन पाए फॉर द ऑप्टिक्स। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान सीम्स टू बी विनिंग इट्स बैटल अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बसरा साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात का सहरा लेती है कि यू हैव बिन इन द फोरफ्रंट इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी आपने दी हैं, लेकिन आज जिस नहज पे हम हैं, 16 दिसंबर की एनिवर्सरी आ रही है, उसी तरह के थ्रेट कराची बल्कि पूरे मुल्क भर के स्कूलों को, मुख्तलिफ जगहों को हैं, लेकिन आपने कुछ मामला पे ऐसा लग रहा है, आप पे अब इल्जाम लग रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं और सिक्योरिटी के मामला को आपने इल्तवा में डाला हुआ है। इसको आप कैसे जवाब देंगे इस बात का? सिद्रा, सबसे पहले तो मैं आज जो साने पेशावर की शोधा है उनको पूरी कौम की जानिब से खराजी अकीदत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनके माँ बाप को हिम्मत दे, हौसला दे, क्योंकि आज ही का दिन था कि जब हमारे उन बच्चों ने इस मुल्क पे जब कुर्बान हुए, जब उन्होंने अपनी जानें निछावर की इस मुल्क पे, तो पूरा पाकिस्तान, पहले ही हमारा दहशतगर्दी पे मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तान फोकस कर रहा था कि हमारे दहशतगर्द जो थे वो हमारे बच्चों को मार रहे थे, इबादत गाहों को मार रहे थे, वहां पे बम धमाके हो रहे थे, हमारे अफवाज पे हमले हो रहे थे, गिरजा घर महफूज नहीं था, मस्जिद महफूज नहीं थी। लेकिन 16 दिसंबर का वाकया ऐसा वाकया था, मैं समझता हूं कि जब कोई भी दर्द दिल रखने वाला माँ बाप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, पूरे अक़वाम आलम में इस वाकये ने, मैं समझता हूं कि जो एहसास पैदा किया, जो एक दहशत गर्दों के खिलाफ जो कमिटमेंट थी, उस दिन उसको और स्ट्रेंथन हुआ वो मामला। तो आज का दिन मैं समझता हूं बड़ा अहम दिन है। और उसके हवाले से आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए सबसे पहले तो बात ये सिद्रा समझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं यहाँ पे चूंकि दहशतगर्दी जो है ये पाकिस्तान का कौमी मसला है, इस पे किसी जमात का मामला नहीं, इस पे किसी जात का मामला नहीं, जो इज्तिमाई मामला तो पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया? देखें, जब इज्तिमाई बात की जाती है, अनफॉर्चुनेटली जो जिम्मेदारी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। आप विफाक पे डाल देंगे, विफाक सुधाई पे डाल देगा, इस तरह का मसला नहीं हल होता। सबसे पहले आपको याद होगा हमें तो, आप खुद अभी स्टेटमेंट में कहा कि सबसे हमें तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने शहादत इन दहशतगर्दों के हाथों उनकी हुई, उन्होंने उनको शहीद कर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब लास्ट टाइम 2008 में इक़्तिदार में आई तो कहा गया कि वो बनी यहाँ पर मार्गला के पहाड़ों में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा था स्वात के अंदर, वहां पर पूरी कुव्वत के साथ ऑपरेशन किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अमन कायम किया। और आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं कि ये बात जरूर करनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम और एएनपी, ये वो जमातें हैं जिन्होंने पूरी कमिटमेंट शो की कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ, और उसके नतीजे में आपने देखा कि हमें 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खड़े कलामी की माफी चाहूंगी शौकत साहब, जहां आप इस बात का क्रेडिट लेते हैं ऑपरेशन राह निजात की, ऑपरेशन इन सवात की बात करते हैं, आपको ये भी याद कराती चलूं कि लाल मस्जिद का जो मामला था, रहमान मलिक साहब ने ही दोबारा उनको जमीन भी दी थी, उसको दोबारा नई तरह पे यानी मदरसे को कायम करने के लिए। तो मदरसा रिफॉर्म से तो आप आंख नहीं चुरा सकते, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। नहीं, उसमें सुन ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बड़ी क्लियर थी, बड़ी वाज़ेह थी। उसके ऊपर आप जो लाल मस्जिद का हवाला दे रही हैं, उनको ऑपरेशन हमारी हुकूमत आई बाकायदा उनको खाली करवाया गया। मदरसे अगर वो अच्छी तालीम देते हैं तो उसके लिए मैं समझता हूँ कोई मदरसों को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। मदरसों में हाँ कहीं का उनकी होनी चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनके लिए रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हमारी हुकूमत के दौरान हुई। जो मैं बात अहम कहना चाहता हूँ, आपने जुबैर साहब से भी बात की, मेरे बड़े भाई हैं, यहां पर यही जमातें थी जो उनके साथ मुज़ाकरात की बात कर रही थी, उनके साथ डायलॉग की बात कर रही थी, उनको जहाज प्रोवाइड किए जा रहे थे। और फिर चौधरी निसार जो आज वज़ीर दाखिला जो बड़े गरजते और बरसते हैं, जो कहते हैं कि एक सूबे में हमने चढ़ाई कर देनी है। बैतुल्लाह महसूद जब कत्ल हुआ
यही चोरी निसार साहब की आंखों से दमादम आंसू निकल रहे थे। और फिर एक जमात अभी पीटीआई की उन्होंने कहा दफातर खुलवा दिए जाए। अच्छा, ये बात आपकी मैं कराची स्टूडियो लाना चाहूंगी। मेरे ख्याल में इस पे बहुत हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था दफातर खोल दें और ये एक ब्लैक स्पॉट बन गया पीटीआई के लिए। नहीं, देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि ब्लैक स्पॉट है। इस्लामी ने भी कहा कि ये जो फौजी शहीद हो रहे हैं वो कोई शहीद नहीं है, उनको भी मानते थे वो। तो ये सबसे पहले तो ये एक 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और ये एक ऐसा दिन के जिसमें पाकिस्तान की सारी आवाम एक साथ हो गई, सारी सियासी जमातें साथ हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने मिलकर इनका मुकाबला किया। और मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि कोई सियासी जमातों के बीच में आपस में कोई इख्तलाफात हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, तीनों पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं उन सब का जो एक इसके ऊपर स्टैंड है वो बिल्कुल सीधा स्टैंड है कि हमने दहशत गर्दों के खिलाफ जाना है। इसमें हम कामयाब हुए, जाहिर है हमारी अफवाज पाकिस्तान का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये याद रखें कि जितनी भी जमातें वो इकट्ठी थी, साथ थी। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि इस वाक़ये से पहले ऐसे आए, बहुत सी जमातों की तरफ से आए, और जाहिर है कि जब मामला ऐसे चल रहे होते हैं तो हर लीडर चाहता है कि कोई खून खराबा ना हो, लेकिन इस वाक़ये के बाद इस वाक़ये ने मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को जगा दिया। और आपको याद हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था वो खत्म भी इसी दिन हुआ था। फिर हम क्या कहेंगे, एक साल चले पुरानी बातों को भूल जाते हैं, इस एक साल में जब हम कहते हैं सब एक साथ हुए, किस चीज को आप सबसे बड़ी अचीवमेंट मांगते हैं? KPK में PTI की हुकूमत है जिसको बार बार कहा जाता है आप लोगों ने नेग्लेक्ट किया, लेकिन वो जो 20 नकाती एजेंडा है उसमें क्या प्रोग्रेस आप KPK में देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि के अंदर काम हुआ है। बेसिकली अगर आप काम देखें तो आपकी अफवाज पाकिस्तानी काम कर रही है। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, KPK की भी एग्जांपल्स हैं, पंजाब में भी हुआ है, सूबे सिंध के अंदर भी आप अगर देखें तो रेंजर्स ने काफी हद तक काम कर लिया है, काफी हद तक यहाँ तक कि दहशतगर्दों को खत्म कर दिया है। मैं बिल्कुल नहीं ब्लेम करूंगा किसी भी गवर्नमेंट को, ना पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, सब ने अच्छा काम किया है। बात यह है कि इन चीजों को हमने आगे किस तरह लेके जाना है। जिस तरीके से आजकल मसाइल सूबे सिंध के अंदर चल रहे हैं रेंजर्स के इख्तियारात के ऊपर, तो हम याद रखें कि सब चीज़ें रिलेटेड दहशतगर्दी से ही है। मेरे ख्याल से कल एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वो चल भी रहा था कि सूबे सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है कि APS जैसा वाकया सूबे सिंध के अंदर हो सकता है, ये मैंने देखा था। तो मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर सियासत बिल्कुल नहीं करनी है। सियासत करने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम कर सकते हैं, हमारे पास करप्शन है, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसके ऊपर सियासत को हम साथ रखें। और खासतौर पे मेरी मौजूदा हालात के अंदर साल में हम बहुत सारे मराहिल से गुजरते हुए इस नहज तक पहुंचे हैं, और इस नहज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ये रियलाइज कर लिया है कि जहां ऑपरेशन के जरिए हमने अमन का कयाम करना है, इस नासूर को खत्म करना है, साथ ही साथ हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सिर्फ यही हो सकती है कि मुल्क में आगे तालीम को तरक्की दी जाए और ये मौके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाए। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद पढ़ाई लिखाई तालीम ये सूबाई मामला हो गया है, उसको नेशनली इंटीग्रेट फेडरल हुकूमत कैसे करेगी और किस तरह उनको वसाइल दे रही है, किस तरह उनको एम्पावर कर रही है, ये हमारा फोकस होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को एक साल गुजरने के बाद नेशनल रिजॉल्व ये है कि इस रंज को, इस गम को हम अपनी ताकत बनाएंगे और इस वक्त पढ़ाई को, तालीम को मुल्क में आम करेंगे। आपको बताते चले कि जो इस वक्त के हमारे आदाद व शुमार हैं वो कोई इतने इनकरेजिंग नहीं है। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख स्कूल जाने की उम्र के बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। अगर हमारा एजुकेशन का जो बजट है उसका प्रोपोर्शन टू GDP देखा जाए वो सिर्फ 2.3% है, लेकिन इसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन फॉर डी रेडिकलाइजेशन, यानी मुल्क से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के अंसर को खत्म करने के लिए तालीम क्या एक रोल अदा कर सकती है। अच्छी चीजें जो हुई हैं उसमें हेट स्पीच के मद में, जैसे कि जुबैर साहब अभी जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई एंड वी आर ऑफ कोर्स वर्किंग ऑन द प्रोसिक्यूशन फॉर ऑल ऑफ इट। साथ ही साथ तकरीबन 3416 अफगान इमिग्रेंट्स को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको वापस उनके वतन भेजा गया है। इसके अलावा 2.5 करोड़ मोबाइल की जो सिम्स थी जो वेरीफाइड नहीं थी और एक बहुत बड़ा उनका एक रोल समझा जाता था दहशतगर्दी के किसी भी वाकये में, उनको भी वेरीफाई किया गया है। सो ये अच्छी चीजें भी रही हैं। लेकिन जुबैर साहब आपके पास वापस आते हैं,
आज एक बहुत अच्छा जेस्चर था जब हमने ये देखा कि वफाकी हुकूमत ने 122 स्कूलों को जो पेशावर के शोहदा हैं उनके नामों से मंसूब किया। लेकिन फिर हैरत इस बात की हुई कि ये तमाम के तमाम स्कूल इस्लामाबाद टेरिटरी के थे। हम तो चाहते थे कि 12,000 नए स्कूल पाकिस्तान भर में खुल जाते, तब तो हमें लगता कि हमने तालीम के लिए कुछ किया है। आप नहीं समझते कि कुछ तशनगी रह गई? नहीं, वो सिद्रा, इसको समझने की बात है। एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और जाहिर है हर सूबा बाइख्तियार है एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से, चाहे वो नाम की तब्दीली है, उसमें इम्प्रूवमेंट है, नए स्कूल खोलने के हवाले से। इस्लामाबाद में हमने फैसला किया कुछ अरसे पहले कि इस्लामाबाद तो फेडरल उसमें हुकूमत के अंडर आता है और यहाँ 420 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और हमने उसका रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया 6 महीने पहले। लास्ट फ्राइडे की बात है, प्राइम मिनिस्टर, शायद आपने देखा होगा, वहां हमने जो इनिशिएटिव लिया था वो तकरीबन 30 स्कूल हैं जिसको हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया। कंप्लीटली चेंज इस हद तक कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आके वहां दाखिला ले लिया है। सो हमने लेबोरेटरी से लेके और लाइब्रेरी से लेके और उसके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके हायरिंग ऑफ न्यू टीचर्स और वो उनकी मेरिट के बेसिस पर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 420 स्कूल अगले 6 महीने के अंदर हम चेंज करेंगे। सो ये जाहिर है वफाक के अंदर जो आता था उसका हमने किया। जहां तक अगर वफाक की ही बात की जाए तो $532 मिलियन हमें कैरी लूगर एक्ट के जरिए मिले जो कि सिविलियन असिस्टेंस का था। ये भी तो वफाक को ही मिले, इसमें हम प्रोविंशियल हुकूमतों की तो बात नहीं कर रहे। क्या ये पैसा हम मदरसों को रेगुलराइज करने के लिए, उनकी डी रेडिकलाइजेशन के लिए, उनकी करिकुलम सेटिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? क्योंकि ये उसी मद में मिले थे ये पैसे। ये पता नहीं कैरी लूगर का, मुझे तो नहीं पता ये कब मिले थे और कहां थे। एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स में तो कैरी लूगर में कोई पैसा नहीं मिला, तो उससे पहले अगर मिले थे और वो कहां गए मुझे नहीं पता। बट मैं वो सिर्फ वजाहत करना चाहता हूं कि स्कूल एजुकेशन के हवाले से, एंड एजुकेशन हम भी समझते हैं, आपने जैसे कहा, इट्स द की टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, लेकिन जाहिर है उसके लिए फिस्कल स्पेस होनी चाहिए। सो हमने जो कमिटमेंट की थी सिद्रा अपने मैनिफेस्टो में, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बाय द वे सेम कमिटमेंट की थी, पीटीआई की भी सेम था, बिकॉज समझते हैं कि एक फिस्कल स्पेस 4% ऑफ जीडीपी 2018 तक हमने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है फेडरल लेवल पर और पंजाब की उस हवाले से की है। केपीके ऑल्सो हैज डन गुड प्रोग्रेस स्पेंडिंग वाइज, थोड़ा सा कम है बट आई थिंक आइंदा साल में वो इंक्रीज हो जाएगी। और तमाम सूबों को ये कहा है कि वो इस हवाले से इंक्रीज करें ताकि 2018 तक 4% हो जाए, उसके बाद जाहिर सी बात है और ज्यादा। लेकिन वो कर्टेल जरूर होता है कि जब 200 बिलियन रुपए आप ज़र्बे अज़ब पर लगाएंगे तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं से तो निकाल के आप लगाएंगे ना, कोई वेलफेयर प्रोग्राम से आप निकाल के ही लगाएंगे। सो ये लिमिटेशंस का भी ख्याल करना चाहिए। सर, एजुकेशन की आने से बात ही की जा रही है और दूसरा ये कि हमने 16 दिसंबर के वाकये से फिर सीखा क्या? शौकत साहब, यहाँ पे ये बात मेरे ख्याल में गौर तलब है कि जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद चंद हफ्तों तक आपने तमाम स्कूलों को बंद कर दिया, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सिंध में हुकूमत है। आपने लेटर्स प्राइवेट स्कूल्स को भिजवाए और आपने कहा अभी तो आप ये मत की बात करें कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब को हमने फाइनेंस करना है तो हमें कहीं से कहीं पैसे निकालने। आपने स्कूलों पे ऑनर्स पास कर दिया। आप लोगों ने कहा उनसे स्कूल से कि आप खुद ही कैमरे लगाएं, खुद ही अपनी सिक्योरिटी करें, और जब वो प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस बढ़ाते हैं तो उस पर भी एक उनके ऊपर और मजीद कदगन लगाई गई कि आप एजुकेशन को आम कीजिए और पैसे कम कीजिए। ये तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हमारे सामने आ रही हैं। सीधा जहां तक सिक्योरिटी के हवाले से स्कूलों की बात आपने कही, तो वो तो एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। जो कलेक्टिव हुकूमत जो होती है वो तमाम फंड्स हर स्कूल को प्रोवाइड नहीं कर सकती होती है। जो आपकी प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स को आप दे रहे हैं, जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल है उन लोगों को मिलजुल कर ये सारा काम हुआ और बहुत अच्छा हुआ कि आप बहुत सारे स्कूलों के अंदर मैं देखता हूँ, सिंध में वहां भी बहुत काम हुआ है, पंजाब में भी इस हवाले से काम हुआ है, वहां पर सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें बड़ी अहम कहना चाहता हूँ सीधा। देखिए, अभी जुबैर साहब कह रहे थे कि हमने फलां किया, हमने ये स्टेप लिया ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, MQM और मुस्लिम लीग क्यू, इनके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें हैं उनकी पॉलिसीज प्रो तालिबान है। खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, PTI और जमात इस्लामी। अब मुझे एक बात बताइए कि जब ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब शुरू हुआ था, इनको तो पता भी नहीं था, मियां नवाज शरीफ साहब को और जनरल राहील शरीफ साहब को मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पाक वफाद ने वहां ऑपरेशन किया। जनरल राहील शरीफ साहब अगले मोर्चों पर गए। अगर मियां साहब के बस में होता तो ये कभी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने की जरूरत ना करते,
देखो ना बात को इनकी बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, या बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। जुबैर साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? मुझे बात मुकम्मल जी, सिद्रा मुझे बात मुकम्मल करने दे। देखिए आपका नेक्टा बनाया आपने, कहाँ है नेक्टा आपका? क्या वो इफेक्टिव है? क्या इन्होंने उनको फंड्स दिए? अच्छा, सिंध में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है क्या? सिवाय तीनों सूबों में देख ले, ना केपी में ना पंजाब में जो आउटफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं पे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सिंध में मदरसा रिफॉर्म सबसे ज्यादा हुई है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे ये बताएं कि उन्होंने वहां भी फंड्स नहीं दिए। इनकी प्रायोरिटीज क्या है? इनकी प्रायोरिटीज है ऑरेंज ट्रेन, इनकी प्रायोरिटी है मेट्रो। और भाई अल्लाह के बंदो, लोग जिंदा रहेंगे तो इन पे चढ़ेंगे ना। आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़ी माजरत के साथ मौजूदा हुक्मरान सबसे बड़ी रुकावट है कि जो कमिटमेंट उनको शो करनी चाहिए, क्योंकि मियां साहबान टोटली उनकी पॉलिसी जो है वो इनको अपने एसेट समझते हैं। और उनकी आज भी जितनी पॉलिसीज है आप उनको देखिए ना, आखिरी वक्त तक कभी इस तरह भी होता है कि वो दहशतगर्द जो हमारे बच्चों को मार रहे थे, हमारी फौज को मार रहे थे, उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनके मुज़ाकरात के लिए अपने हेलीकॉप्टर, जहाज। तो पुरानी बात हो गई शौकत साहब, अब तो आगे हमने कराया। लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज। बात आज की हो रही है। आप कहते हैं, आपने कहा कि सिंध में मदरसा रिफॉर्म सबसे ज्यादा हुआ है। खुरम, आप मुझे बताइए, क्या ये पहले तो इस मुल्क में हमेशा बहस होते थे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल है या फिर उर्दू मीडियम स्कूल है, फीला स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? आज आपने उस नहज पे ले आए कि प्राइवेट स्कूलों को तो आपने लेटर दे के कहा कि खुद अपनी सिक्योरिटी कर लीजिए। फीले स्कूल में आप ये कह रहे हैं क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। किसी सूबे ने कोई ऐसी बात नहीं की, उल्टा कहा कि ऐसा करें जी, टीचर्स को अब असलहा चलाना सिखा दें। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरीके के अल्फाज बसरा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे भले PMLN के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे अल्फाज नहीं। मैं समझता हूं कि सब ने काम किया इसके अंदर। रही एजुकेशन की बात, देखिए प्रायोरिटीज का बात है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। डेफिनेटली पंजाब के अंदर नजर आया कि काफी हद तक उन्होंने कुछ ना कुछ किया है एजुकेशन के ऊपर। KPK के अंदर तो आपने देखा है कि इनकलाब आया हुआ है कि जो हजारों स्कूल एक बरसों से बंद पड़े हुए थे, सालों से मैं कहूंगा, उनको हमने ऑपरेशनल किया है। जिस तरीके से असलहा दे दिया है, आपने उनसे कहा कि 35,000 स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज के लिए पुलिस नाकाफी है। आपने कहा असलहे की ट्रेनिंग टीचर्स कर लें। आपको नहीं लगता कि अफसोस का मकाम है? बिल्कुल अफसोस का मकाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इतने सालों से ट्रेनिंग हो रही है। देखिए, इतने सालों से जो KPK का हाल था, वो हालात आपने देखे थे। 2.5 साल के अंदर हमने फिर भी बहुत काम किया। मैंने आपसे कहा कि हजारों स्कूल से जो बंद पड़े थे, जिनको हमने ऑपरेशनल किया है, बेशुमार हजारों ऐसे टीचर्स थे जो घोस्ट टीचर्स थे, जिनको खाली तनख्वाही मिलती थी, उनको आइडेंटिफाई करके हमने निकाला है। रही सिंध की बात, तो सिंध आपके सामने कि सिंध के एजुकेशन का क्या हाल है। वही हाल है जो पीर साहब के टाइम पे, पीर मजरूर साहब के टाइम के जो इनके घोस्ट स्कूल थे, वो आज तक मौजूद हैं। आज तक उनके नाम पे फंड्स जाते हैं, हजारों की तादाद में, क्या लाखों की तादाद में यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं जो कि घोस्ट टीचर्स हैं। फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है ना, ये निसार साहब ने इस बात को एडमिट किया है। अपने बच्चों को, चाहे इसमें हम ये बात नहीं करते कि कौन दोस्त का बच्चा है, कौन दुश्मन का बच्चा है, अगर हमने अपने बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, सो देयर इज सो मच दैट नीड्स टू बी डन। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। जो हमने पहले बात की थी, सियासी तौर पर मुंतशिर नजर आते हैं, कुछ मामला पे अगर एक पेज पे बैठ भी जाते हैं तो ये वो बहुत ही टिपिकल हमारे मसले हैं, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, जिसपे ऐसा नहीं लगता कि कोई नेशनल इंटीग्रेशन है। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम की अपॉर्चुनिटी मिले। इसी के साथ हमें आज के लिए इजाजत दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल एक बहुत ही एक्सक्लूसिव हमारे पास शो है और एक खुसूसी गुफ्तगू है प्रिंसिपल ताहिरा काजी के बेटे, उनके साहबजादे अहमद काजी के साथ, वो जरूर देखिएगा। लेकिन आज जो हर दिल की आवाज है पाकिस्तानी की, उसी के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हर बच्चे को हमने पढ़ाना है।